तो आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि संकट काल में कमजोर शासन इसको क्यों कहा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये माना गया है कि गठबंधन में जो शामिल दल होते हैं वो या तो सरकार की टांग खींचने का प्रयास करते हैं, सरकार कोई भी ऐसा राष्ट्रव्यापी निर्णय लेने वाली है या ऐसा निर्णय लेने वाली है जिनमें उन्हें लगता है कि हमारी मर्जी नहीं चल रही है या हमारी खिलाफत हो रही है, या फिर विपक्षी दल है वो उसमें टांग खींचने का प्रयास करते हैं और इससे राष्ट्रव्यापी फैसले नहीं हो पाते, या ऐसा संकट का कोई समय होता है उसमें सरकार देश को निकालने में देर कर देती है। अगला बिंदु स्वतंत्रता और समानता प्रमुख। देखिए, लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ माना गया है, जो मजबूत कड़ी मानी गई है, वो है इसमें स्वतंत्रता और समानता है वो बनी रहती है। लेकिन हम लोग देखें आज भी आजादी के इतने वर्ष गुजर गए, उसके बावजूद भी आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आजादी अभी आई नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि अंग्रेजों से हमें आजादी मिली, बल्कि ये है कि आज एक ऐसा कोई वर्ग पैदा हो गया है जिसके गुलाम हो गए, परिस्थितियों के गुलाम हो गए, एक व्यवस्था उसके गुलाम हो गए। दूसरी तरफ समानता की बात करें तो आज भी चाहे कहीं ना कहीं वो जाति के आधार पर भेदभाव हो, लिंग के आधार पर हो, चाहे वर्ग के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, कोई ना कोई भेदभाव देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र में आज भी स्वतंत्रता और समानता पूर्ण रूप से उसका उपभोग हम लोग नहीं कर पा रहे। कब लोग हम लोग आते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों में, तो सबसे पहली जो शर्त है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वो है शांति तथा व्यवस्था। देखिए, जिन राष्ट्रों में अगर लोकतंत्र में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। जहां पर अशांति होती है, दंगे होती है, जातीय दंगे होते हैं या किसी प्रकार का हिंसात्मक माहौल बना रहता है, वो राष्ट्र सफल नहीं हो सकते, वहां लोकतंत्र सफल नहीं होता। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे पहली शर्त है कि शांति और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इससे क्या होता है? सरकार अच्छी प्रकार से कार्य करती है, सरकार अच्छे फैसले लेती है, अच्छे निर्णय लेती है, दूरगामी निर्णय करती है, दूरगामी योजनाएं बनाती है जिसका फायदा वो देश को मिलता है। दूसरा बिंदु है वो सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। देखिए, सबसे पहली चीज लोकतंत्र में जो है वो है आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। और अगर सरकार इस जिम्मेदारी को पूर्ण कर रही है, अगर उसके द्वारा जो अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को नियोजित ढंग से कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है, लोगों के पास अर्निंग आ रही है, लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, लोगों की भुखमरी दूर हो गई, तो इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र सफल होगा। इसलिए सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिस अर्थव्यवस्था से न्याय हो, जिस अर्थव्यवस्था से का फायदा है वो नीचे के तबके को भी मिले, तभी लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। तीसरा बिंदु आर्थिक समानता की स्थापना। देखिए, आजादी के बाद में सपना देखा गया था कि आर्थिक रूप से भारत में जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो गैप है उसे कम किया जाएगा, जो खाई है उसे भरा जाएगा। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई गई, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए जिसके द्वारा अमीर लोग हैं उन्हें ज्यादा अमीर होने से रोका जा रहा है, गरीब लोगों के लिए राशनिंग की प्रणाली है या नरेगा के कार्य है जिसके तहत 100 दिन रोजगार दिया जा रहा है, और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे क्या हो रहा है उनका स्तर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, नीचे का ऊपर वाला स्तर वहीं रह गया। तो ये जो खाई थी, बहुत बड़ा गैप था, उसे भरने का प्रयास किया जा रहा है। ये गैप जिस दिन बहुत कम हो जाएगा, इसका मतलब है हम लोकतंत्र को मजबूत कर पाए हैं और लोकतंत्र पवित्र हो गया है। इसलिए आर्थिक समानता की स्थापना है वो प्राथमिक रूप से की जानी चाहिए। अगला बिंदु सामाजिक न्याय की स्थापना, यानी लोकतंत्र के लिए जरूरी है सामाजिक न्याय। सामाजिक असमानता नहीं होनी चाहिए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, यानी किसी आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है तो लोकतंत्र की जो सही परिभाषा है उसमें लोकतंत्र सेट नहीं होता है। इसके लिए जरूरी है कि सामाजिक न्याय, सभी को समान समझा जाना चाहिए, संसाधनों का जब वितरण किया जाए तो सभी को समानता से वो संसाधन मिलने चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। अगला बिंदु है शिक्षित व जागरूक जनता। देखिए, हम चाहे सरकार कितनी योजनाएं चला दे, लेकिन लोकतंत्र तभी सफल होगा जब उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिले। और इसके लिए लाभ मिलने के लिए आवश्यक क्या चीज है? सबसे पहली प्राथमिकता है वो है जनता का जागरूक होना। जनता में शिक्षा होनी चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागृति होनी चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति उन्हें जागरूक होना चाहिए। सरकार का निर्माण कर दिया, सरकार किसकी है, क्या कार्य प्रणाली है, सरकार क्या कर्तव्य है, हमारे क्या अधिकार है, ये सब अगर ध्यान में रखा जाएगा तो सरकार अच्छी प्रकार कार्य करेगी। ऐसे कोई भी डिसीजन, ऐसे कोई भी निर्णय सरकार नहीं लेगी जो जनता के हितों के खिलाफ है। जब सरकार तभी अनदेखा करती है जनता के हितों को जब उन्हें लगता है
कि जनता जागरूक नहीं है, जनता में राजनीतिक शिक्षा का अभाव है। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता का शिक्षित और जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अगला सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण अर्थात उसकी निरंकुशता को रोकने के लिए उसे डिवाइडेशन किया जाना चाहिए, उसको बहुत सारे हाथों में दे देना चाहिए। पहले राजतंत्र हुआ करता था तो राजा है वो अकेला ही सारे निर्णय लिया करता था, ठीक है, मंत्रिपरिषद उसकी होती थी, उनसे वो सुझाव मांगा करता था, लेकिन करता खुद की था। आज वो स्थिति नहीं हो। आज प्रधानमंत्री जो कि जनप्रतिनिधि होता है, मुखिया होता है देश का, उसके द्वारा जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो स्वयं के डिसीजन नहीं है, स्वयं के निर्णय नहीं है, बल्कि वो निर्णय पूरे मंत्रिमंडल के निर्णय होते हैं, और मंत्रिमंडल के निर्णय है वो जनता के निर्णय होते हैं, क्योंकि जो भी मंत्री है, जो भी जनप्रतिनिधि, वो जनता से चुनकर आता है और वो अपनी जनता से पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं करता है। इसलिए हमें ये मानना चाहिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता का विभाजन जैसे हो जाएगा, सत्ता के मनमानेपन पे नियंत्रण लिया जाएगा। उसके जो ऐसा रुख है, निरंकुश रुख है, उस निरंकुश रुख को खत्म किया जा सकेगा। दूसरी ये, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे ऐसा लगना चाहिए कि मेरी सरकार है, मेरे गांव की सरकार है, ग्राम स्वराज्य का जो सपना है वो भी सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगला बिंदु है वो है नागरिकों में नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र की भावना। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है, पवित्र हो सकता है, जब वहां के किसी भी राष्ट्र के लोगों में नैतिकता की और राष्ट्रीय चरित्र कूट कूट कर भरा हो। नैतिक लोग, यानी वो चाहे राजनेता हो चाहे लोग, जब वोट देने के लिए जाए तो ये सोच समझ कर जाए कि हमें अच्छी सरकार का निर्माण करना है। जब जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो तो ऐसे लोग ही राजनीति में खड़े हो जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें वोट मिलेगा हमारे चरित्र की वजह से मिलेगा, हमारे नैतिकता की वजह से मिलेगा। जैसा कि भारत के कई राष्ट्रों में, कई लोकतांत्रिक राष्ट्रों में लोग, जनप्रतिनिधि जब लोगों से वोट मांगने के लिए जाते हैं तो अपने चरित्र, अपनी नैतिकता, अपनी राष्ट्रीय सोच के आधार पर मांगते हैं, न कि अपने धन के बड़े बड़े महलों के आधार पर मांगते हैं या अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर मांगते हैं, इनके आधार पर नहीं मांगते। तो हम अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनता में नैतिक और राष्ट्रीय चरित्रों की मांग करते हैं, वो होना चाहिए। से जापान का उदाहरण देखें तो जापान एक ऐसा राष्ट्र है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, दूसरे महायुद्ध के बाद में बहुत ज्यादा तबाही हुआ था, लेकिन उस राष्ट्र ने आज इतनी उन्नति की है कि दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को, मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़कर, और आज भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है वहाँ। इलेक्ट्रिक जो आइटम्स आ रहे हैं वो जापान के आंख बंद करके पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। इसका कारण है कि वो लोग राष्ट्रीय सोच रखते हैं, देशभक्ति की भावनाओं में, नैतिकता की भावना है, अच्छी चीजों का निर्माण करते हैं, अपने देश के प्रति भक्ति भाव, समर्पण, त्याग ये रखते हैं, इसलिए वो अच्छा लोकतंत्र है वहाँ का। अच्छे लोकतंत्र के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगला है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। आप सभी जानते हैं इस बात को कि संविधान सर्वोच्च होता, सर्वोपरि होता है, सरकार उसके ऊपर नहीं है। लेकिन उस संविधान कैसा है? संविधान न बोल सकता है, न उसके हाथ पैर है, उसका व्यक्तित्व नहीं है, उसका कर्तृत्व नहीं, कार्य नहीं कर सकता, बल्कि उसे वो प्रतिकृति है। उसे चलाने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। जो चाह रहा संविधान कौन बताएगा? न्यायपालिका बताएगी। सरकार काम कर रही है संविधान के अनुसार कर रही है, लेकिन जैसे वो ट्रैक से हटती है, जैसे वो हटके काम करती है, न्यायपालिका उसे रोक सकती है। भाई साहब, आप क्या कर रहे हो? आप संविधान की अनुपालना नहीं कर रहे, संविधान ने जो रास्ता बताया उस रास्ते से भटक रहे हो, तो सही रास्ते पर सरकार आ जाएगी। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, वो सरकार की मनमानी पर अंकुश नहीं लगाती, बल्कि वो संविधान के अनुसार, संविधान मान में विश्वास रखते हुए सरकार का निर्माण करती है, संचालन करती है। अगला योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। अगर किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कर्मचारी योग्य होंगे, निष्पक्ष होंगे, ईमानदार होंगे, कर्मठ होंगे, तो वो लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, चाहे राज्य मंत्रियों की बात करें, चाहे हम नौकरशाही की बात करें, चाहे हम लोग जनता की बात करें, सभी में ये भावना होनी चाहिए कि इस देश ने हमें जो कार्य दिया है वो कर्मठता से करें, पूरी तन्मयता से हम इस कार्य को पूर्ण करें, तभी ये कार्य होगा। और ये हमारा कार्य नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे कार्य करने से, हमारी जिम्मेदारी पूरी करने से देश ऊपर उठता है, देश मजबूत होता है। ये सोच जिस दिन कर्मचारी तंत्र में आ गई, उस दिन लोकतंत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। अगला सार्वजनिक हित पर देखिए, अगर सरकार कुछ लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं चले, बल्कि
सभी के हितों को ध्यान में रखकर चले तो अपने आप ही जनता की उदासीनता खत्म हो जाती है, अपने आप ही कर्मचारी हैं उनकी मनमानी खत्म हो जाती है। यानी ये किन प्रकार ये समझा जाना चाहिए, सरकार को ये तय किया जाना चाहिए कि ज्यादा से कोई भी जो योजना बनाई जाए उसका सभी लोगों को या अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचे, कुछ लोगों तक ही उसका लाभ नहीं पहुंचना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत बन सकता है। अगला बिंदु है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति, यानी ऐसे मामले जिनका प्रभाव लोकतंत्र की मजबूती पर पड़ता है। अगर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है तो उसे मजबूत करने के लिए जो फैसले लिए जाने हैं वो सबकी सहमति से लिए जाएं। राष्ट्र की सुरक्षा की जब बात आती तो उसमें सबकी सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाएं, तभी उन निर्णयों का लाभ है वो देश को मिलता है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लें धारा 370 जो संविधान के साथ ही जुड़ गई थी, उस धारा की वजह से हमारे देश का एक हिस्सा जिसे हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं, लद्दाख भी उसमें शामिल है, वो भारत से कट सा गया। सभी सरकारें आई, सभी को ऐसा लगता था, जनता को भी लगता था कि ये धारा है, ये धारा 370 है, ये देश से अलग करती जा रही है जम्मू कश्मीर। एक दिन ऐसा आएगा जब जम्मू कश्मीर है वो धीरे धीरे हमसे दूर होता चला जाएगा। वर्तमान सरकार है उसको ऐसा लगा कि इस धारा को समाप्त किया जाना चाहिए, इससे देश की अखंडता को बचाया जा सकता है, तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। ठीक है, सर्वसम्मति का ये है कि कुछ दल ऐसे होते हैं जो अपने निजी स्वार्थों की वजह से, निजी हितों की वजह से, राजनीतिक हितों की वजह से हो सकता है कि उनकी सोच ऐसी हो कि वो विरोध करते हो, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सर्वसम्मति से, जनता की सहमति से ऐसे प्रयास किए गए कि धारा 370 को हटाया जाना चाहिए और हटा दिया गया। तो ऐसे निर्णय से देशव्यापी बेनिफिट होता है। पूरा देश अगर किसी भी फैसले में सहमत है तो उस पर आक्षेप नहीं लगाए जा सकते और उसका फायदा है पूरे देश को प्राप्त होता है। तो हम ये कहेंगे कि लोकतंत्र अपने आप में सबसे दुनिया की सबसे अच्छी प्रणाली है, सबसे पवित्र प्रणाली है, लेकिन कुछ कमियां आ जाती है, कुछ दोष आ जाते हैं सभी चीजों में। जब भी कोई प्रणाली लागू की जाती है वो दोष रहित ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उन दोषों को दूर करके और उसमें कमियां हैं उन्हें दूर करके हम उसे पवित्र बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने लोकतंत्र के दोष और उसके बाद उसके जो उसे दूर करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उनका अध्ययन किया। तो हमारा ये टॉपिक लोकतंत्र का यहीं पर समाप्त होता है। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आगे की कड़ी में हम लोग करेंगे।